तो पीएम मोदी का न्यूज 18 के साथ मेगा इंटरव्यू और इसी दौरान एक और सवाल रखा गया, सवाल ओडिशा की बीजेडी सरकार को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही बीजेडी केंद्र में हमारी सहयोगी रही हो, लेकिन ओडिशा के अंदर हम दोनों की राहें अलग है। संसाधन होने के बावजूद ओडिशा आज भी पिछड़ा हुआ राज्य है। तो बड़ा हमला बीजेडी सरकार पर प्रधानमंत्री ने किया है, ये कहकर कि तमाम संसाधन होने के बावजूद और बार बार जनता मौके दे रही है बीजेडी सरकार को, बावजूद इसके ओडिशा को जितना आगे होना चाहिए था, ये राज्य उतना आगे नहीं है। उड़ीसा को कैसे देखते हैं? उड़ीसा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। आलोक अवस्थी जी का रुख कर लूंगी, इस सवाल का जवाब उनसे ही चाहूंगी। सबसे पहले आलोक जी, ओडिशा सरकार नेचुरल अलायंस माना जाता है बीजेडी को बीजेपी का, यह कहा जाता है कि अलग रहकर भी बीजेडी बीजेपी के विचारधारा के साथ रहती है। पीएम भी कई बार तारीफ कर चुके हैं, आज ये बदलाव कैसे? देखिए मेनका जी, राष्ट्रीय मुद्दों पे हमें कई दलों का साथ मिला है जो इंडी अलायंस में नहीं गए हैं। जैसे तेलंगाना में जैसे आंध्र प्रदेश की पार्टी रही है, वाईएसआर रहे हैं, या बीजेडी रही है। राष्ट्रीय मुद्दों पे हमें समर्थन मिला है। जहां तक संविधान की बात पिछली बार चल रही थी, आपको याद होगा जब महिलाओं का 33% आरक्षण हम लेकर के आए, संविधान संशोधन हुआ, तो सभी दलों ने हमको समर्थन दिया। और आपको जब कांग्रेस को सबको 400 सीटें मिली थी, तो क्या हुआ था, एक 74 साल के महिला शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी संविधान को बदल करके कानून बदल दिया गया और उसको न्याय नहीं दिया था। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। संविधान को दबा करके इमरजेंसी लगाई गई, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। हमारी सरकार ने तो पिछड़ों को के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया संविधान के द्वारा। 370 हमको हटाने का काम किया, जो देश के माथे पर एक कलंक की तरह से हमारे चमक रहा था। हमने देखिए ये गर्म मुद्दा है आलोक जी, तो जाहिर सी बात है आप इस पर विस्तार से अपनी बात रखना चाहते हैं। ये सूट करने वाला मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, कौन ज्यादा कम्युनल कौन कम्युनल नहीं, इस पर आप विस्तार से अपनी बात रखना चाहते हैं। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ गए चर्चा में, बात उड़ीसा की हो रही है। आपसे जानना चाहूंगी प्रभात जी, ओडिशा सरकार को लेकर, जबकि नवीन पटनायक की, मुख्यमंत्री की कई बार तारीफ प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं, आज इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? नहीं देखिए मेनका जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजू जनता दल जो है एक बहुत क्षेत्रीय पार्टी जो वहाँ की थी, वो कई दशकों से वहाँ सत्ता में है, और प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ की जो आंतरिक समस्याएं हैं जो राज्य सरकार को सुलझानी चाहिए थी, और जिस तरीके से वहाँ बैमनस भाषा को लेके ये सारी चीज़ें जो है, देखिए बीजू जनता दल जो भाजपा के साथ आया है वो राष्ट्रीय मुद्दे पे जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो केंद्रीय योजनाएं वहाँ जानी चाहिए, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, और वहाँ पे क्या विकास कार्य हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, वहाँ की जो आंतरिक सामाजिक जो समस्या है, वहाँ का जो एक भाषा का एक चीज़ें हैं, उसको ये कैसे डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। और उड़ीसा एक बहुत ही संपन्न राज्य होना चाहिए था, और निश्चित तौर पे अब ये राष्ट्रीय परिदृश्य में, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी अगर नेशनल लेवल पे जब लोकसभा चुनाव होता है वो राष्ट्रीय एक बड़ा चुनाव होता है, तो जब लोकसभा चुनाव पे बीजू जनता दल उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव वहाँ रीजनल चुनाव होता है तो वो बीजू जनता दल बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की बात करती है और पूरे राष्ट्र में सारी भाषाओं पे सारा वहाँ का सामाजिक संतुलन, भौगोलिक संतुलन और किस तरीके से डेवलपमेंट वहाँ होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में
जो केंद्र सरकार ने वहां रोडमैप बनाया है वो निश्चित तौर पे एक समृद्धि भारत के लिए एक रोडमैप बना हुआ है। अब काम वहां हो रहा है, डिलीवरी हो रही वहां पे। तो जो रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज का जो बीच का खाका है, अगर ये दोनों लोग सामंजस्य बना के चले तो निश्चित तौर पे भारत एक ऐसी सोने की चिड़िया है कि हमारी इतनी लैंग्वेज है, इतनी भाषा है, उन भाषाओं पे कोई असर नहीं पड़ सकता है और देश विकास की ओर जाएगा। संजय जी का रिएक्शन चाहूंगी इस पर। संजय जी, आप बताइए मणिपुर का पढ़ा नहीं पढ़ा? आपके पास आऊंगी प्रियंका जी, एक रिएक्शन संजय राणा जी से भी ले लें। प्रियंका जी को तो बोल रहा है। संजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो 400 पार का आंकड़ा दिया गया है, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है, वो एक बड़ा नंबर ओडिशा से हासिल करना है? क्या इस वजह से पीएम का रुख अचानक बदला है ओडिशा गवर्नमेंट को लेकर? क्योंकि इससे पहले तो यही कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, नवीन पटनायक की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के चल रही है, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ विवाद होते रहे, जब बिहार में दूसरा गठबंधन सत्ता में था उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन ओडिशा के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। देखिए, जब कोई भी प्रधानमंत्री हो चाहे कोई बड़ा देश का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो होता है वो हमेशा नैरेटिव सेट करता है। जहां तक आप चर्चा करें थे उड़ीसा का, तो नो डाउट देखिए 1997 से वहां पे बीजेडी का शासन है और तकरीबन 25 साल से शासन है, लेकिन वहां पे देखिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री का टारगेट क्या है कि भाई आप मेरे साथ आइए और डेवलपमेंट के में भागीदार बनिए। तो वो जनता को कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं और नो डाउट हमें ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय अगर जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर सकती है। जैसे हमारा जो आप देखिएगा कि चमत्कार होगा तमिलनाडु में, वैसे ही लार्जेस्ट पार्टी बन के उड़ीसा में भी उभरेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रधानमंत्री का ये नहीं होता कि ये रीजन है वो देश की विकास की बात करते हैं। चाहे वो झारखंड देख लीजिए कितना रिसोर्सफुल स्टेट हुआ करता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था। उसी तरह उड़ीसा में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और वो शायद अग्रिम देशों के अग्रिम पंक्ति में आना चाहिए, लेकिन उस पंक्ति में पहुंच नहीं पाया। काफी उम्मीद थी बीजू जनता दल के जो नेतृत्व नवीन पटनायक साहब से, लेकिन वो चीजें कर नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो फेलियर होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सुस्त और जो फुर्ती होनी चाहिए वो नहीं है। तो अटैकिंग मोड में इसलिए और बिल्कुल भाई देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी का सर्वोच्च नेता है तो अटैक तो करेंगे और करना भी। प्रियंका गुप्ता कुछ कह रही थी। प्रियंका जी, देखिए मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अभी आलोक जी बात कर रहे थे, तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि 83% युवा बेरोजगार कैसे, जब इतना रोजगार आपने दे दिया? और मेरी रिपोर्ट नहीं है और ये इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? और ये बताइए कि जो आईआईटी मुंबई या आईआईटी खड़गपुर इन जैसे स्टूडेंट्स 32% प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है वो, और उसके बावजूद भी आप कितनी निर्लज्जता के साथ रोजगार पे बात करते हैं। यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर पर कोई नहीं बोला, किसी को भी मणिपुर की याद नहीं है क्योंकि वो भारत का हिस्सा नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी। मणिपुर में जिस तरह से हरियाली थी, जिस तरह वो स्विट्जरलैंड बोला जाता था, आज उसकी नास पीट के रख दी है। तो मणिपुर पर जवाब नहीं है, ना कोई प्रवक्ता बोल पाएगा, ना कोई वरिष्ठ यहाँ पर जो। आलोक जी से पहले जवाब लूंगी और उसके बाद में राजनीतिक विश्लेषक से। 5 लोग बोल रहे हैं, मुझे बोलने का समय नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी और सवाल है। आलोक जी रुक जाइए, अभी और सवाल है। प्रियंका जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं पूछना चाहती हूँ, आज वोट मांगते क्यों नहीं आप? अच्छे दिन पर वोट मांगते क्यों नहीं कि काला धन आप ले आए? वोट मांगते क्यों नहीं कि आपने इस देश में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया? वोट मांगते क्यों नहीं कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये असंवैधानिक है? आप वोट क्यों नहीं मांगते स्टैंड अप इंडिया पे और जितने भी जो है मेक इन इंडिया पे? आप वोट मांगिए ना उस पर। वोट हिंदू मुसलमान पे मांग रहे हैं, वोट कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे मांग रहे हैं कि मैनिफेस्टो में पहले भ्रम फैलाए, पहले ये कहे कि जो आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। कहाँ लिखा है मंगलसूत्र ले लेंगे? क्यों प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर वोट मांग रहे हैं? आज प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की जरूरत क्या आन पड़ी है? इस सवाल का जवाब चाहती हूँ मैं। यहाँ पर बैठे पांचों लोगों का जवाब चाहती हूँ। आज झूठ बोलकर अब जवाब ले ले प्रियंका जी। मेनका जी, 10 साल में कुछ भी नहीं किया। आप इनको चुप करा दी, मैं जवाब दे देता हूं। प्रियंका जी जवाब ले लें या अभी और है? स्काइप पे ऐड है। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। मेनका जी, देश के अंदर झूठ बोलने के लिए सभ्यता दिखा दीजिए आप। तो प्रियंका जी आपने अपनी बात रख ली, आपने सवाल रख लिया, अब जवाब तो दे। हालांकि हमने आपको यहाँ सवालों के जवाब के लिए बुलाया था, लेकिन आपने अपने सवाल रखे, तो अब आलोक जी को जवाब देने दीजिए। मेनका जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। देखिए मेरी बात को जान नहीं पाएगी, ये लगातार बोल रही हूँ तो मेरी बात जान नहीं पाएगी मेनका जी। अगर आरोप लगे हैं तो जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी बोलिए। प्रियंका गुप्ता, आप सवाल आपने रखा तो जवाब भी तो सुनिए, सिर्फ वक्त ना जाया करें। आलोक जी बोले जल्दी। मेनका जी, देश के अंदर मेनका जी देखिए, मेनका जी देश के अंदर, देश में सिर्फ एक ही राजनेता है
जो सुप्रीम कोर्ट में झूठा साबित हुआ है और नाक रगड़ करके माफी मांगी है। तो झूठ कौन बोलता है? और सर्टिफाइड झूठा इनका नेता है राहुल गांधी, जिसने कि सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल करके माफी मांगी है और हलफनामा दे करके माफी मांगी है। ये ऑन रिकॉर्ड है देश के सामने। आप ये कह रही हैं कि जो है मणिपुर की बात है, जब मणिपुर पे जब देश की लोकसभा के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो आपके नेता वॉकआउट कर गए, आपके साथ कांग्रेस छोड़ के भाग गई। खाली राजनीतिक मुद्दों के लिए उनको मणिपुर की बात कर रही थी, लेकिन जब इसके बारे में बात की गई, जब बताया गया कि मणिपुर में क्या सरकार कर रही है, ये छोड़ करके भाग गए। और जहां तक रोजगार की आप बात कर रहे हैं, ईपीएफओ का आंकड़ा झूठा नहीं होता है। ईपीएफओ 18 करोड़ रोजगार की बात कर रहा है। 27 लाख करोड़ निवेश के साथ 46 करोड़ मुद्रा लोन हमने युवाओं को ले दिया है। 7 IIT, 16 IIIT तो 7 IIM हमने बनाए हैं। हमने 15 AIIMS तो 315 मेडिकल कॉलेज और 390 यूनिवर्सिटीज बनाई है युवाओं के लिए। स्किल इंडिया भाई शर्मा नहीं, कांग्रेस करते नहीं है तो अपनी आवाज बीच बीच में बोल। प्रियंका जी सुन तो लीजिए, वो ईपीएफओ का आंकड़ा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कितने नए एनरोलमेंट्स हुए हैं ईपीएफओ में। वो अपना जवाब, अपना पक्ष रख रहे हैं, आप सुन ही नहीं रही हैं। 30% युवा बेरोजगार कहाँ से है अगर नए एनरोलमेंट हुए हैं? आप बैठे उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए कितने प्लांट लगाए। अच्छा प्रियंका जी, जब नौकरी होती है, नौकरी दी जाती है, तो क्या इस लिहाज से दी जाती है कि एक घर में 100 लोग हैं, अगर एक इलाके में 100 लोग हैं तो उनमें से 90 लोगों को नौकरी दी जाए? क्या उस लिहाज से दी जाती है? जिस लिहाज से नौकरी दी जाती है वो उस पर बात कर लीजिए फिर क्या तरीका होता है। और दूसरा कि ईपीएफओ के आंकड़े वो रख रहे हैं कि कितने नए एनरोलमेंट हुए, कितनी नए नौकरियां मिली, ये आंकड़े भी तो मान्य होते हैं ना, इसी के आधार पर देखा जाता है ना कितनी नौकरियां दी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 18 करोड़ नए खाते खुले हैं 2014 के बाद से। 11वीं अर्थव्यवस्था से बढ़कर के देश 5वीं अर्थव्यवस्था में कैसे पहुंचा? 1 करोड़ 40 लाख लोगों को कौशल विकास का सर्टिफिकेट मिला, जो कि जिनको हमने पारंगत किया है। भारत आज विश्व में तीसरा स्थान है स्टार्टअप में, इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है, जो तीसरा स्थान है। और 1 लाख से अधिक इकोसिस्टम बनाया है राष्ट्रीय अपने केंद्र सरकार में। अरे भाई लगातार बोलने की बीमारी हो गई। प्रियंका जी रेगुलर बोल रही हैं, आप रेगुलर बोल रही हैं और आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, इसलिए बात पूरी भी नहीं हो पा रही है आपकी, और दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बात भी कंप्लीट नहीं हो पा रही। शर्मनाक है, कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शर्मनाक है और बहुत बेहुदा शर्मनाक है। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, आलोक जी पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं यहाँ पर। की बात आरोप लगाने को मैंने चुप रहा, मैं सुनता रहा इनकी बात को। अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुनना नहीं चाहती है, लगातार बोलती जा रही है, इससे मेरी बात ना जा पाए। ठीक है आलोक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, दूसरे मेहमान के पास भी जाएं। आर्थिक रूप से उन्नयन के लिए हमने 63 लाख रेहड़ी पटरी दुकानदारों को हमने लोन देकर के उनको स्वावलंबन बनने के लिए हमने खड़ा किया। 22 लाख महिलाओं को स्टैंड अप के आधार पर हमने 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है कि उनको जो है लोन मिल सके, और वो महिलाओं के आधार पर ऐसी 22 लाख महिलाएं जो SC ST युवा वर्ग से आती है उनको हमने दिया। विश्वकर्मा सशक्तिकरण के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए दिए, जो हाथ के काम करने वाले लोग हैं 13,000 करोड़ रुपए का उनके लिए रिजर्व रखा है। जनजाति समूह के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है भारत सरकार ने किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। ईपीएफओ के आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं, ये 18 करोड़ है। ठीक है आलोक जी, आपकी बात भी आ गई और प्रियंका जी के सवाल भी आ गए। रोजगार का मसला, संजय जी आप संक्षेप में बताइएगा, इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर कौन अपनी बातों से पब्लिक को ज्यादा कन्विंस करता दिख रहा? देखिए कंफ्यूजन फैलाना लगता कांग्रेस पार्टी की आदत पड़ गई है। हमारी प्रियंका मेरी बहन बोल रही थी IIT मुंबई के बच्चों को कितना 83% प्लेसमेंट नहीं हुआ है, 57% जो प्लेसमेंट हुआ है 22 और 23 के IIT, सुन लीजिएगा, प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू हुआ है। आउट ऑफ दिस 12% स्टूडेंट वेंट टू हायर एजुकेशन, मतलब अब्रॉड चले गए हैं। 10% स्टूडेंट सिक्योर कैंपस जॉब आउटसाइड ऑफ IIT मुंबई। 8.3% वो IPS और IAS वाली UPSC के लिए एग्जाम देने चले गए। तो जरा ना आंकड़े लेके बैठा करिए, आप पता नहीं कहाँ से आंकड़े ले आते हैं। और आज की जो एम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया की, मैं बता देता हूँ 6.8, ये मैंने बोला, फोर्ब्स की रिपोर्ट बोलती है 6.8 है। और इतिहास उठा के देख लीजिए 1991 से लेकर के 2020 तक का इतिहास दे रहा हूं, पढ़ लीजिए जाके। 5.4 से 5.90 हमेशा रही अनएम्प्लॉयमेंट की। अब इनकी बात खोल देता हूं, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27% था। भैया क्यों रोजगार नहीं दे पाए थे? सो रहे थे क्या? नहीं मिल रहा था रोजगार। 6 महीने पहले तो आपकी गवर्नमेंट थी ना, मैं
2023 का आंकड़ा बता रहा हूँ। अब ये देखिए, बता दीजिए आंकड़े कि को देश में भ्रमित कितना मत कीजिए। रोजगार बढ़ गया है। आंकड़ा इसके ऐसा बता होता है, दीजिए। प्रिंट का द वायर का लेके आते हैं भैया, अपने देश का आंकड़ा नहीं है। ये जो प्रोविडेंट फंड है वो 27 करोड़ हो चुका है, पहले 11 करोड़ था 2014 में, आज 27 ठीक है तो मैं प्रियंका जी, आप रेगुलर बोल रही हैं, आप रेगुलर बोल रही हैं। आपने सवाल रखा, आपका पक्ष हमने जाना, कांग्रेस का, बीजेपी का पक्ष जाना, अब जानकारों को भी जान ले जो आंकड़ों के साथ रख रहे हैं। चलिए आपसे जानती हूं प्रभात जी, मुझे डेटा के बारे में नहीं पता। मान लीजिए मैं किसी गांव में कोई ऐसा शख्स जो कि नहीं पता, हमें डेटा का खेल नहीं पता, हमें तो सब खेल लगता है, रोजगार के मसले पर और मौजूदा जो स्थितियां हैं, कितना कन्विंस कर पाएगी कांग्रेस, विपक्ष का गठबंधन और बीजेपी? देखिए मेनका जी, आंकड़ों पे जब हम आते हैं तो अभी हमारे सहयोगी संजय जी ने आंकड़े रखे। कांग्रेस पता नहीं कहां से आंकड़े लाती है और सत्ता पक्ष अपने आंकड़े रखता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता के बीच, जनता जो आधी आबादी है महिला की और ग्रामीण जनता, जिसको कि एक डेवलपमेंट और विकास और माहौल, वो माहौल जो बड़े स्तर पे राष्ट्रीय लेवल पे एक बना, देश को एक बड़ा खड़ा करने के लिए नई राजनीति डेवलप हुई, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जिनको, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आपका व्यापारी हो, शहरी व्यापारी हो, चाहे वो प्रियंका जी कुछ दिखा रही तो है, प्रियंका जी कुछ दिखा रही हैं, क्या है ये? देखिए प्रियंका कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन ये अपने परसेप्शन को नहीं बना पा रही है। कांग्रेस जनता के बीच जब वहां से उखड़ी है और वो कैसे सत्ता प्राप्त करे, वो आंकड़े दिखाएं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। जनता आपसे कितनी प्रभावित है, क्यों विश्वास नहीं कर पा रही है आपके ऊपर? ठीक है, तो बहस और गर्मानी है, जाहिर सी बात है, बातचीत और चर्चा और ज्यादा गर्म होनी है, क्योंकि अभी तो 2 चरण का ही मतदान हुआ है, 5 चरण की वोटिंग बाकी है। और देखिए किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और तीखे होते जाएंगे, एक दूसरे पर हमले तीखे होते जाएंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू कल हम दिखाएंगे, आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें हर एक सवाल है, बात विचारधारा की, बात मैनिफेस्टो की, दोनों राजनीतिक दलों के जो मैनिफेस्टो हैं, विपक्ष के भी और सत्ता पक्ष के भी, उसकी चर्चा होगी और साथ ही साथ बात होगी कि पब्लिक का मूड कैसा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।